गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो कार्य लेकर के चल रहे हैं उसको प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उस टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में हम लोग हैं, वैदिक काल में, और वह भी अर्ली वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड से तात्पर्य पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में हम लोग देख चुके पहला टॉपिक आर्यों का मूल निवास स्थान। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक विस्तार। इसके बाद फिर हम लोगों ने टॉपिक देखा आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, इतना हम लोग कर लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हों पीछे का देख लीजिएगा आप लोग। और संदर्भ सभ्यता के सारे टॉपिक हम लोग देख लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी तथ्यों को हम लोग आउटलाइन कर लिए हैं। आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में, जिससे परीक्षा में कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ध्यान रखिएगा। आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो पूरे गारंटी के साथ आप लोगों के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 80% से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग चिंता न करिए। सिलेक्शन श्योर एज सर्टेन हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पूर्व वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड, और इसमें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में सामाजिक जीवन आर्यों का, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ या सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और ध्यान रखिएगा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। पीछे के टॉपिक में हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन जो लोग नहीं देखे हों शार्ट में हम बता देते हैं कि वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है, और वैदिक काल का विभाजन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल के रूप में रखा गया है, या पूर्व वैदिक काल के रूप में अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसे अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। और 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल करके अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इसका डिवाइडेशन का जो मूल कारण था हम बताए थे, लेकिन फिर बता देते हैं। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज की गई, आयरन की खोज की गई, और लोहे के खोज से इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि आयरन के यानी लोहे के, ठीक है, टूल्स यानी उपकरण बनाने लगे, जैसे या कुल्हाड़ियाँ इत्यादि। हल जोतने के, जो हल जोता जाता था उसमें पूर्व वैदिक काल में लकड़ी के फाल होते थे, अब लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। कुल्हाड़ियों के प्रयोग से जंगलों की कटाई की जाने लगी, तो उनके जीवन, जिसके कारण तेजी से उनका विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, और फिर व्यापार वाणिज्य का भी तेजी से विकास हुआ। तो लोहे ने इनके जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। तो इसीलिए 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को रखा गया। तो आइए हम लोग सामाजिक जीवन, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, सोशल एस्पेक्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट आउटलाइन कर दिए हैं, जिससे आप लोगों का कम समय में अधिक से अधिक तथ्य या मैटर हम दे सके और डिस्कस कर सके। ओके, और जैसे परिस्थितियां सामान्य होती हैं, प्रयागराज में भी मेरी कोचिंग संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ओपन मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग आइए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों को हमारे यहाँ जो है ज्ञान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं स्पेशली सिविल का ही टीचर रहा हूँ, प्री मेंस इंटरव्यू एक्सपर्ट के रूप में काम किया हूँ, या एक्सपर्ट के रूप में हूँ, तो इसलिए आप लोग चिंता न करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया। पहला पॉइंट है समाज पितृ प्रधानता, यानी पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का जो समाज था वह पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान से तात्पर्य क्या है, यानी पुरुष प्रधान। ध्यान रखना है आप लोगों को, पुरुष प्रधान समाज था। पूर्व वैदिक कालीन आर्य की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था पितृसत्तात्मक व्यवस्था, यानी पुरुष प्रधान समाज था। और जबकि हम लोगों ने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, संदर्भ सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का जो बेस था, आधार था, वो मातृसत्तात्मक था, यानी मैट्रिआर्कल सिस्टम स्थापित था। लेकिन यहाँ पर
मातृ सत्तात्मक व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और परिवार का मुखिया पुरुष होता था, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, ठीक है। इसके बाद वयोवृद्ध व्यक्ति के न रहने पर पिता होता था परिवार का मुखिया, पिता के न रहने पर बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता था। ओके, तो यह पुरुष प्रधान समाज था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है समाज। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की जो समाज की सबसे छोटी यूनिट थी वह परिवार था, परिवार अथवा कुल था। परिवार अथवा कुल सबसे छोटी यूनिट थी और कई परिवार मिलकर के ग्राम बनते थे, और कई ग्राम मिल करके विश्व बनते थे, कई विश्व मिल करके जन बनते थे या जन का निर्माण होता था। तो इस प्रकार विश्व आप लोग जानते हैं, ग्राम के बाद विश्व जो है परगना के समान था। इसके बाद फिर विश्व के बाद जन, जन में कई विश्व शामिल होते थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट जन थी, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की सबसे बड़ी यूनिट जन थी और सबसे छोटी यूनिट कुल अथवा परिवार थी। तो एक बार फिर आप लोग देख लीजिए, पूर्व वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा कुल, इसके बाद ग्राम, इसके बाद विश्व, इसके बाद जन। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार आया है, तो 275 बार। ध्यान रखिएगा, 275 बार से तात्पर्य है 275। तो 275 बार जन का उल्लेख आया है, इसलिए जन सबसे महत्वपूर्ण यूनिट अथवा इकाई थी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज में अब क्या है कि इस काल में यानी पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, और वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख यानी फर्स्ट टाइम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का या वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख है, ध्यान रखना है। फर्स्ट है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य और फोर्थ है शूद्र। तो यह वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और 10वें मंडल में यह बताया गया है कि एक विशालकाय पुरुष है, एक विशालकाय पुरुष है, एक विशालकाय पुरुष है, और इस पुरुष को बताया गया है ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा से तात्पर्य गॉड, ईश्वर। तो ब्रह्मा बताया गया है, इनके मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से यानी जंघे से शूद्र। ध्यान रखना है कि एक विशालकाय व्यक्ति है जिसे ब्रह्मा बताया गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, उदर यानी पेट से वैश्य, और पैर से यानी जंघे से शूद्र। तो यानी ईश्वर से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का फर्स्ट टाइम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में समाज से मतलब है पूर्व वैदिक काल में, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में वह भी पुरुष सूक्त, कभी कभी सूक्त भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, अदर स्टेट के यानी प्रांतीय सिविल सर्विसेज के, अदर स्टेट प्रांतीय सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, चाहे एमपी हो, बिहार हो, झारखंड हो या उत्तराखंड हो, यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ, आपके अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का फर्स्ट टाइम उल्लेख मिलता है, और बताया गया है कि एक विशालकाय व्यक्ति है जिसे ब्रह्मा बताया गया है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था यानी पूर्व वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था कर्मगत थी। तो यह व्यवस्था कर्मगत थी। कर्मगत से मतलब यह है कि अपने रुचि के अनुसार पेशे का चुनाव किया जाता था। वंशानुगत व्यवस्था या वंशानुगत पेशा नहीं था। ध्यान रखना है, इससे यह लगता है कि पूर्व वैदिक कालीन समाज बहुत ही प्रोग्रेसिव समाज था, क्योंकि व्यक्ति अपने रुचियों के अनुसार कार्य को चुनता था। और रुचियों के अनुसार कार्य को जब आप चुनेंगे तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। ओके, तो इसलिए आर्यों का जो समाज था बहुत ही प्रोग्रेसिव था। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला जो पॉइंट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में बताया गया है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं। एक व्यक्ति है वह कहता है मैं कवि हूं, और उसकी माता आटा चक्की चलाती है और उसके पिता वैद्य हैं। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक ही परिवार के व्यक्ति डिफरेंट पेशा अपनी रुचि के अनुसार करते थे। कोई उन पर रिस्ट्रिक्शन या बंधन नहीं था कि एक प्रकार के पेशे एक वंश अथवा एक परिवार के लोग करें। ओके, इस प्रकार इससे ज्ञात होता है, इस 9वें मंडल से यह ज्ञात होता है कि पूर्व वैदिक कालीन समाज या ऋग्वैदिक कालीन समाज बहुत ही प्रोग्रेसिव समाज था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति तो ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियों का समाज में सम्मानजनक स्थान था। समाज में यानी पूर्व वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्दा प्रथा नहीं था। इसके बाद बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। ध्यान रखिएगा, नियोग प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जान लीजिए। नियोग प्रथा वह सिस्टम था कि जिस स्त्री का विवाह जिस पति के साथ होता था, पति की मृत्यु के पश्चात समाज में यह व्यवस्था बनी थी या समाज में यह नियम था कि स्त्री सती नहीं होगी, विधवा नहीं होगी, अपितु वह उस परिवार में पति के मृत्यु के पश्चात छोटे भाई से विवाह कर सकती है अपने इच्छा अनुसार। छोटा भाई नहीं है तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह विवाह कर सकती है। विवाह नहीं भी करना चाहती है तो संतान प्राप्ति के लिए संबंध स्थापित कर सकती थी। इस प्रकार स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता थी। इसलिए इस काल में न विधवा विवाह का आप उल्लेख पाएंगे न सती प्रथा का। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को नियोग प्रथा के द्वारा सारे अधिकार दे दिए गए थे। इस प्रकार इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। तो नियोग प्रथा यही है, संतान प्राप्ति के लिए वह स्वतंत्र थी। आगे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इस काल में शिक्षा ग्रहण, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अगर वह अविवाहित रह करके आजीवन, ठीक है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करती थी। ज्ञान से तात्पर्य है वेदों का ज्ञान, वेदों के ज्ञान का या ज्ञान का प्रचार प्रसार करती थी, तो उन्हें ब्रह्म, ऐसी स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। आईएएस से लेकर के यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ एआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मवादिनी उन स्त्रियों को कहते थे जो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आजीवन अविवाहित रह करके वेदों का अथवा ज्ञान का प्रचार प्रसार करती थी। एक और टर्मिनोलॉजी है सदोवधु। सदोवधु किसे कहते थे? शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वे स्त्रियां जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेती थी, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेती थी, ठीक है, ऐसे स्त्रियों को सदोवधु कहते थे। तो यह दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, आप लोग इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। कोई जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मवादिनी और सदोवधु। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इस काल में आर्य वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वस्त्र
कैसे होते थे, कितने प्रकार के होते थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो वस्त्र में एक वास कहते थे। वास जो वस्त्र होता था कमर के ऊपर पहना जाता था, ठीक है, कमर के ऊपर के वस्त्र को, ठीक है, वास कहते थे। इसके बाद दूसरा टर्मोलॉजी है नीवी। नीवी शब्द जो था कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को नीवी कहते थे। और इसके बाद एक और शब्द था अधिवास। अधिवास शब्द क्या होता था? यह दुशाला, ठीक है, के समान होता था या दुपट्टा के समान होता था जो ऊपर से ओढ़ा जाता था। ओके, तो वास, अधिवास और नीवी, तीन प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग आर्य लोग करते थे। पूर्व वैदिक कालीन आर्य या आर्य लोग करते थे। वास कमर के ऊपर, नीवी कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, और अधिवास, ठीक है, अधिवास दुशाला या चादर या दुपट्टा के समानता ऊपर से ओढ़ा जाता था, जो आज भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और एक शब्द और मिलता है उशरी। उशरी क्या होती थी? पगड़ी। तो पगड़ी पुरुष वर्ग केवल धारण करते थे, स्त्रियां पगड़ी धारण नहीं करती थी। तो इस प्रकार यह वस्त्र थे। और इनके वस्त्र, क्षोम शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत के वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इन सब चीजों के बने वस्त्र यह लोग धारण करते थे। और फिर आभूषणों का भी उल्लेख मिलता है। आभूषण के लिए एक शब्द मिलता है निष्क। ध्यान रखिएगा आप लोग, निष्क शब्द का प्रयोग मिला है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग मिला है। निष्क शब्द आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था। तो निष्क शब्द आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है भोज्य पदार्थ से संबंधित, भोजन से संबंधित। तो आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सोम रस का था। सोम रस का पेय करते थे, सोम रस का पान करते थे। और इस सोम रस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का पूरा सूक्त सोम को ही समर्पित है। और जो सोम रस निकलता था वह सोम वृक्ष से निकलता था, जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था और आर्यों के देवताओं का भी मुख्य पेय पदार्थ था, जो अमृत के समान था। ओके, अगला पॉइंट है आर्यों का मनोरंजन। आर्यों के जीवन में मनोरंजन के साधनों का भी प्रयोग करते थे। मनोरंजन के साधनों में ध्रुव क्रीड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्रुव क्रीड़ा, इसके बाद नृत्य और आखेट आदि, ठीक है। तो यह मनोरंजन के, आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। तो यह था पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। कहीं भी डाउट होगा तो इस नंबर पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।